हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं एंड आशा उम्मीद करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे हैं, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। एडुटेरिया की 5000 सीरीज़ ऑलमोस्ट कल्मिनेशन पे आ चुकी है बिकॉज 81 सेट तक ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। 82nd एंड बियॉन्ड इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे, तो कोशिश करेंगे 3-4 सेट कवर करने का। तो चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, अभी कर लीजिए बिकॉज ऐसे ही कंटेंट आपको लगातार मिलते रहेंगे लगातार। ठीक है, अब तो मैं टीचर्स भी इंक्रीज़ कर रहा हूँ संख्या उनकी, ताकि आपको मैक्सिमम जो है क्वालिटी टीचर्स की बात करें, क्वालिटी कंटेंट के लिए तो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को, इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट को 82 एंड बियॉन्ड। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो एक तरफ है ये सब इंडस वैली सिविलाइजेशन के या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन के साइट्स हैं, और ये कहाँ पे हैं, ये करेक्टली मैच है, कौन सा इसमें से एक नहीं है वो बताना है। तो धोलावीरा जो है बिल्कुल रण ऑफ कच्छ गुजरात में है, बिल्कुल सही है। फिर आता है कालीबंगा। कालीबंगा जो है किस नदी के ऊपर है, तो कालीबंगा जो है ये घग्घर नदी के ऊपर है, घग्घर नदी के ऊपर है, ना कि लूनी। तो ये करेक्टली मैच नहीं है, तो आंसर होगा हमारा बी। राखीगढ़ी जो है घग्घर नदी पे है, और रोपड़ जो है सतलज पे है, ये सब सही है। बट कालीबंगा जो है लूनी नदी पे नहीं है, तो आंसर होगा बी। इन विच उपनिषद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द आश्रम, ऑल द आश्रम सिस्टम इन इज़ फाउंड। तो ये हमें मिलता है जबलोपनिषद से। जबलोपनिषद से हमें पता चलता है डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल आश्रम सिस्टम्स इन फाउंड। हु बिकम द सक्सेसर ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। एक जायंट पर्सनालिटी रंजीत सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी महाराजा साहब। तो इनके सक्सेसर कौन थे, इनके सक्सेसर थे खड़ग सिंह। किताबुल यामिनी। किताबुल यामिनी इज कंपोजिशन ऑफ, करेक्ट आंसर होगा किताबुल यामिनी जो है अल बरूनी का तो नहीं है, क्योंकि अल बरूनी का था किताब अल हिंद। तो ये सही आंसर होगा इसका उत्बी का ही है, उत्बी सही आंसर होगा उत्बी। ये भी समकालीन था किसके, मोहम्मद गजनवी के। हेक्टर मुनरो वाज रिलेटेड टू। हेक्टर मुनरो वही है जिसने कंबाइंड फोर्स को, 3 कंबाइंड फोर्स को, जिसमें कि मुग़ल बादशाह, ठीक है, इसके अलावा मीर कासिम और एक और फोर्स थी, ठीक है, मीर कासिम तो थे ही, इसके अलावा शाह आलम द्वितीय भी थे, ठीक है, और सुजाउद्दौला, ठीक है। इन तीनों को हराया था बैटल ऑफ बक्सर में, जो कि 1764 में हुआ था। हेक्टर मुनरो की सेना ने ब्रिटिशर्स की तरफ से इसको हरा दिया था। करेक्ट आंसर होगा सी। हुज कंपोजिशन इज नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र के कंपोजिशन की बात करें तो यह है भरत मुनि की। करेक्ट आंसर होगा भरत मुनि। द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया दैट इज साई वाज इस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच ईयर। तो करेक्ट आंसर होगा, इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ईयर का नाम है 1984 में किया गया था, 1984 एडी में। फ्रॉम विच ईयर पिक्चर ऑफ महात्मा गांधी स्टार्टेड बीइंग प्रिंटेड ऑन इंडियन करेंसी नोट्स। तो ये आपको क्या लगता है कब हुआ होगा? करेक्ट आंसर है, ये हुआ है 1996 से। इससे पहले जो था पिक्चर जो है महात्मा गांधी का इंडियन करेंसी नोट्स पे नहीं था। विथ विच सिख गुरु डिड मुगल रूलर अकबर मेट आफ्टर विजिटिंग गोइंडवाल गेव सम लैंड इन टू हिज डॉटर बीबी भानी। करेक्ट आंसर होगा 9th का बी, गुरु अमरदास। Which of the following tax is levied by union and collected and appropriated by states? तो करेक्ट आंसर होगा 10th का ए, ये स्टाम्प ड्यूटी है जो कि लेवी की जाती है यूनियन के द्वारा, और कलेक्ट भी की जाती है इसके द्वारा, बट अप्रोप्रिएट की जाती है स्टेट्स के द्वारा, मतलब बांटी जाती है स्टेट्स के द्वारा। हु मेंटेन्स द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन इंडिया? करेक्ट आंसर विल बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फॉरेन एक्सचेंज को रिजर्व करने का काम, इसको मेंटेन करने का काम आरबीआई का है। पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड थ्रू व्हाट? पर कैपिटा क्या है? टोटल आपको जो है ना नेशनल इनकम बाय पॉपुलेशन कर दोगे, पॉपुलेशन, नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन, तो आपको मिल जाएगा पर कैपिटा इनकम। करेक्ट आंसर होगा बी। नेशनल इनकम आपका जो भी हो उसकी आपकी जनसंख्या से भाग दे दो, पर कैपिटा एक व्यक्ति की आय निकल जाएगी।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिजिकल पॉलिसी जो है गवर्नमेंट जारी करती है और मॉनिटरी पॉलिसी जो है वो आरबीआई करती है। तो पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर विल बी सी, रेगुलेशन ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर सी। Where is the tsunami warning center located in India? So this is located in Hyderabad. Tsunami warning center is located in Hyderabad. Another name for eastern coastal plain is, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को क्या कोंकण प्लेन कहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये गोवा से के आसपास के प्लेन को कोंकण प्लेन कहते हैं। कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। करेक्ट आंसर होगा बी, 15 का सही आंसर होगा बी, क्योंकि गुजरात प्लेन नहीं होगा, ये तो वेस्ट कोस्ट पे है। मालाबार कोस्टल नहीं, केरला वाला है, ये भी वेस्ट कोस्ट पे ही है। हैदराबाद विच इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर मूसी इज़ ए ट्रिब्यूटरी ऑफ। मूसी किसकी ट्रिब्यूटरी है? मूसी जो है ये ट्रिब्यूटरी है कृष्णा नदी की। आंसर होगा ए, कृष्णा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है इट इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये मॉन्ट्रियल जो शहर है कनाडा में है एंड इट इज़ रिलेटेड टू, यहाँ पे एक प्रोटोकॉल हुआ था फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन, जो कि अंटार्कटिका पे एक होल हो गया है ना, उससे रिलेटेड है और इन जनरल ओजोन लेयर के डिप्लीशन को रोकने के लिए था ये। इसमें बोला गया था कि CFC जो होता है ये मेन कॉज है, ठीक है, और इसको कम कैसे किया जाए उसके लिए मेजर्स इसमें डिसाइड किए गए थे। द रीजन्स दैट कॉजेज डे एंड नाइट इज़, तो डे एंड नाइट जो होता है वो अर्थ के अपने एक्सिस पे रोटेशन की वजह से होता है। अर्थ पे के अपने एक्सिस पे रोटेशन की वजह से होता है। करेक्ट आंसर होगा 18th का डे और नाइट जो है रोटेशन की वजह से होगा यार। आंसर ए होगा। इसमें रिवोल्यूशन दे रखा है जो कि गलत है। रिवोल्यूशन से वेदर चेंज होता है, समर विंटर ये सब, ठीक है। तो आंसर होगा ए। द मेघालय प्लेटू इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, गारो, खसी एंड जयंतिया। बिल्कुल सही है, तीनों ये वहीं पे है, मेघालय प्लेटू पे ही है। गारो हिल, खसी हिल और जयंतिया हिल। द बेसिस ऑफ दिस डिवीजन इज, तो इसका जो है ना ट्राइब्स के बेसिस पे है, बिकॉज जो गारो जो प्रजाति है वो गारो हिल्स पे रहती है, खसी जो प्रजाति है वो खसी हिल पे रहती है, और जयंतिया जो है ये तीनों ट्राइब्स के नाम से इन पहाड़ों का नाम रख दिया गया है प्लेटू का, ठीक है। इनके तीनों पार्ट का जो है ट्राइब्स के नाम के ऊपर रख दिया गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज़ नॉट लोकेटेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पे होता है? ये 0 डिग्री अगर इक्वेटर लोगे, ठीक है, इक्वेटर 0 डिग्री पे है, तो इधर 23.5 डिग्री साउथ में चले आओ, 23.5 डिग्री साउथ में, ठीक है, साउथ में। तो यहाँ पे ये जो लाइन है इसे ट्रॉपिक ऑफ, अच्छा कैंसर की बात की गई है तो फर्दर हम नॉर्थ में चलते हैं। ये वाला जो है ये वाला ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और ये वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, 23.5 डिग्री नॉर्थ वाला, 23.5 डिग्री नॉर्थ वाला जो है ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये जो है किस स्टेट से होके नहीं गुजरता है बताना है। राजस्थान से तो बिल्कुल होके गुजरता है, झारखंड से भी होके, मध्य प्रदेश से भी, उड़ीसा से नहीं होके गुजरता है। करेक्ट आंसर होगा 20वां का सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच। तो एक तरफ है आपके ये सब डेवोनियर, न्यूलैंड, मोजली, ये सब क्या है? ये सब वैज्ञानिक हैं, ठीक है, और इन्होंने कौन सा थ्योरी दिया है पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड वो बताना है। कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो डी करेक्टली मैच नहीं है, क्योंकि डेवोनियर ने लॉ ऑफ ट्रायड दिया था, बोला था कि एलिमेंट को 3 उसमें सजाया गया था, बोला गया था कि जो फर्स्ट और सेकंड है उसका अगर एवरेज निकालोगे तो बीच वाले का निकलेगा मास का, ठीक है। तो ये डेवोनियर का ट्रायड लॉ था। न्यूलैंड्स का ऑक्टेव था। ऑक्टेव जो होता है जो म्यूजिक जो ऑक्टेव प्रिंसिपल पे काम करता है उसके हिसाब से 8 जो एलिमेंट को इन्होंने सजाया था न्यूलैंड ने। मोजली का जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, और ये गलत है, डी गलत है। हेजनबर्ग रूल ऑफ एक्सक्लूजन गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो पहला स्टेटमेंट है फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल इन सर्किट। इलेक्ट्रिक फ्यूजेज आर जनरली मेड ऑफ एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। तो 22 का सही आंसर होगा कि ये जो है ना नन ऑफ द अबव आर करेक्ट, बिकॉज इसमें जो है 22 का कोई भी सही नहीं है। फ्यूज जो है ऑलवेज करेक्टेड नहीं होता है पैरेलल में, ठीक है, पैरेलल में होगा तो ऑलवेज नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फ्यूजेज आर जनरली मेड ऑफ एलॉय ऑफ कॉपर टिन, ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वार्म एंड स्टेबल करंट ऑफ इंडियन ओशियन? तो
करेक्ट आंसर होगा 23 का करेक्ट आंसर होगा मोजाम्बिक स्ट्रीम जो है एक वार्म और स्टेबल करंट है इंडियन ओशियन का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि टेम्परेचर का राइज होना क्यों होता है, क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो ग्रीन हाउस इफेक्ट करती हैं और जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ट्रीज एंड प्लांट्स ग्लोबल वार्मिंग को कम करते हैं। रिवर, व्हीट फील्ड, पैडी फील्ड। तो हम जानते हैं कि पैडी फील्ड से मीथेन जो है रिलीज होता है और जो कि मीथेन जो है एक GHG है। GHG मतलब कि ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन जो है एक GHG है यानी कि ग्रीन हाउस गैस है और ये फैक्टर है बिल्कुल ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो करेक्ट आंसर होगा डी। विच रिवर ऑफ बिहार डज नॉट ज्वाइन गंगा फ्रॉम साउथ डायरेक्शन। तो साउथ से जो नदियाँ मिलती हैं वो फल्गु है, बिल्कुल है। पुनपुन भी है, बिल्कुल है। करमनासा जो है ये भी है। महानंदा जो है ये नॉर्थ से ज्वाइन करती है। नॉर्थ में भी सबसे ईस्ट में ये ज्वाइन करती है। आंसर होगा डी। ठीक है, 25 का आंसर होगा डी। फिर आता है व्हाट इज द नेम ऑफ फ्लैट लैंड रेज्ड बिटवीन प्लेन एंड माउंटेन लेवल। तो करेक्ट आंसर होगा, इसे हम बोलते हैं प्लेटू बोलते हैं, बट किस तरीके का प्लेटू बोलते हैं? करेक्ट आंसर होगा माउंटेनियस प्लेटू बोलते हैं, माउंटेनियस प्लेटू। इफ़ द बजट इज़ नॉट पास्ड इन लोकसभा देन उसका मतलब क्या है? बजट अगर आप नहीं पास कर पा रहे हैं लोकसभा में, इसका मतलब आपकी सरकार में कॉन्फिडेंस नहीं है लेजिस्लेचर का। तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा। एक फेल्योर माना जाता है बहुत बड़ा, और नो कॉन्फिडेंस मोशन टाइप का ही होता है। अगर बजट पास नहीं हुआ तो आपको रिजाइन करना पड़ेगा क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है। What should be minimum number of members present and voting in Rajya Sabha to create new All India services? तो करेक्ट आंसर होगा 28 का सी, 2/3 of is the minimum number of members to be present and voting in Rajya Sabha to create new All India services. अभी करेंटली 3 All India services है जिसमें IAS है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, IPS है, इंडियन पुलिस सर्विसेज, और IFS है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। ये तीनों जो हैं अभी करेंटली जो है ऑल इंडिया सर्विसेज है। बट अगर पार्लियामेंट चाहे तो क्रिएट कर सकती है, बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा? राज्यसभा में पास करना पड़ेगा इसे। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग रिगार्डिंग द ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट? तो ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट तब बुलाया जाता है जब कोई बिल अटक जाए, बिल पास नहीं हो पा रहा है, दोनों सदनों के बीच में एग्रीमेंट नहीं है, तो उस केस में जो है बुलाई जाती है ज्वाइंट सेशन, प्रेसिडेंट बुलाते हैं। सो पहला स्टेटमेंट देखिए, द ज्वाइंट सेशन इज कॉल्ड बाय प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही है। द प्रोसीडिंग ऑफ ज्वाइंट सेशन आर कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ द लोकसभा, ये भी सही है। 29 का ये भी सही है। ठीक है, तीसरा देखते हैं, ज्वाइंट सेशन कैन बी कॉल्ड टू पास मनी बिल के लिए कभी भी जो है ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाई जाती है, ओनली एंड ओनली ऑर्डिनरी बिल के लिए बुलाई जाती है। तो करेक्ट आंसर होगा सी, क्योंकि ये गलत है और हमसे पूछा है रॉन्ग स्टेटमेंट। अगला सवाल देख लेते हैं। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल रिपोर्ट्स द अकाउंट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू द प्रेसिडेंट विच ही लेज ऑन द टेबल ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, CAG अपना रिपोर्ट क्या करते हैं? प्रेसिडेंट को देते हैं। प्रेसिडेंट फर्दर क्या करते हैं? इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट पे रखते हैं। आफ्टर दिस विच कमिटी ऑफ पार्लियामेंट एग्जामिन्स इट? तो ये करती है, ये काम जो करती है वो करती है बी, कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट, इसको एग्जामिन करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया? तो प्रेसिडेंट की सैलरी और अलाउंस, बिल्कुल ये चार्ज होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ठीक है, पेंशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेज, इनकी जो है सैलरीज या फिर पेंशन दोनों जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज होता है। इसका मतलब इसके पे वोटिंग नहीं होगा, चार्ज किया जा रहा है तो वोटिंग नहीं होगा इस पर। मतलब कि ऐसा नहीं है कि वोटिंग करके कैंसिल कर दोगे कि भैया नहीं हम सुप्रीम कोर्ट की तो जजेस की पेंशन ही नहीं देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। ये इसलिए किया जाता है ताकि उनकी सैलरी पेंशन एश्योर रहे और वो इंडिपेंडेंट काम कर सकें, तो ये भी होता है। पेंशन ऑफ हाई कोर्ट जजेस बिल्कुल है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ही चार्ज होता है। सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ हाई कोर्ट जजेस ये नहीं होता है, ये जो है ये चार्ज होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, ना कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो करेक्ट आंसर होगा डी, 31 का सही आंसर होगा डी। द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ ए स्टेट कैन नॉट बी मोर देन द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट। मोर देन 1/3 नहीं होना चाहिए, मोर देन 1/3 नहीं हो सकता है, आंसर होगा बी। जो नंबर ऑफ
मेंबर जो है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के नंबर के 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। लेजिस्लेटिव असेंबली में मान लो 150 मेंबर हैं, तो मैक्सिमम काउंसिल में मेंबरशिप कितनी हो सकती है? 50, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। विच स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग रिगार्डिंग नेशनल इमरजेंसी? नेशनल इमरजेंसी में रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, तो 33 का सीधा आंसर बताता हूँ। स्टेट गवर्नमेंट आर सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, ये गलत है। स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सस्पेंडेड, नेशनल इमरजेंसी में सस्पेंड नहीं किया जाता है, ठीक है, आंसर होगा बी। व्हाट इज द कलर ऑफ द precipitate formed when the carbon dioxide pass through a solution of calcium hydroxide? तो करेक्ट आंसर होगा, ये जो प्रीसिपिटेट फॉर्म्ड होता है वो किस कलर का होता है? वो कलर है वाइट कलर का होता है, वाइट कलर का होता है। अंडर विच आर्टिकल द स्टेट विल ट्राई टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? तो ये आर्टिकल डीपीएसपी का आर्टिकल है कि स्टेट को हर वो कदम उठाना चाहिए जिससे कि लोगों का न्यूट्रिशनल लेवल इंक्रीज हो, ताकि वो अच्छे से काम कर सके, ज़्यादा दिन जिंदा रह सके और हैप्पीली लाइफ बिता सके, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका रेज किया जाए। तो ये जो है डीपीएसपी के कौन से आर्टिकल में पूछा गया है? करेक्ट आंसर होगा 35 का बी, ये आर्टिकल 47 में है। और डीपीएसपी जो है ये पार्ट 4 में आता है, पार्ट 4, ठीक है, और पार्ट 4 में आता है ये डीपीएसपी। पार्ट 3 में आता है फंडामेंटल राइट्स। द रेज ऑफ सनलाइट ऑन पासिंग थ्रू ए प्रिज्म गेट स्प्लिट इनटू डिफरेंट कलर्स बिकॉज? क्या होता है कि अगर आप जैसे एक प्रिज्म है, प्रिज्म कुछ इस तरीके का दिखता है, इसके थ्रू जैसे मान लो आपने एक रे पास किया लाइट का, सनलाइट का, तो वो क्या होता है, यहाँ आता है, यहाँ टकराता है, और यहाँ से फिर ऐसे ऐसे करके 7 कलर में जो है ये बढ़ जाता है। तो ये होता है क्यों? ये होता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट की वजह से। तो कहाँ है डिस्पर्सन, देख लेते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ रेज अकर ऑन बोथ सरफेस ऑफ द प्रिज्म, द रेज डाइवर्ज ऑन बोथ सरफेस ऑफ द प्रिज्म, रेज ऑफ लाइट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, द डाइवर्जेंस ऑफ रेज डिफरेंट कलर्स इज डिफरेंट। तो करेक्ट 36 का सही आंसर होगा बी, द रेज डाइवर्ज ऑन बोथ द सर्फेसेज ऑफ द प्रिज्म, दोनों सरफेस पे होता है, ठीक है। प्रिज्म में मतलब कि यहाँ से आप डालोगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, कुछ ऐसे पहले करेगा डाइवर्ज, फिर यहाँ से फिर यहाँ फर्दर ऐसे करेगा, तो दोनों पे डाइवर्जेंस होता है, तो करेक्ट आंसर होगा बी। बॉयंस फोर्स क्या होता है? इसको अपथ्रस्ट फोर्स भी बोलते हैं, बॉयंट फोर्स को। और ये जो है ये क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है, पूछा गया है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर पानी में ना, पानी में अगर आप कोई बर्तन डालोगे तो तैरती है, ठीक है, थोड़ा सा डूबेगी बट तैरेगी। इसके ऊपर एक फोर्स लगता है नीचे से, इसके इस बर्तन के ऊपर एक नीचे से फोर्स पानी लगाती है, जिसे हम बॉयंसी फोर्स कहते हैं, बॉयंट फोर्स कहते हैं। तो ये किस पे डिपेंड करता है, पूछा गया। 37 का सही आंसर होगा बी, ये डेंसिटी ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड पे डिपेंड करता है। कहने का मतलब है कि मान लो ये पानी था, हमने ये देखा कि पानी का ये लेवल है, ठीक है, इसमें आपने एक बर्तन ऐसे डुबोया, तो इस बर्तन ने जितनी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड को डिस्प्लेस किया होगा, डिस्प्लेस तो किया होगा क्योंकि बर्तन डाले हो, तो वो उतना ही डूबेगा, उतना ही डूबेगा जितना इसने डिस्प्लेस किया। तो इसी पे ये डिपेंड करता है, इसे बॉयंट फोर्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैग्नेटिक मटेरियल्स गेट मैग्नेटाइज्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फील्ड व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड? करेक्ट आंसर होगा, ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल को क्या बोलते हैं? ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल को डाई मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं, जो कि क्या होता है, मैग्नेटाइज हो जाता है इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फील्ड व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। अगला सवाल है, विच एलिमेंट इज हेल्पफुल इन स्टॉपिंग ब्लीडिंग एंड क्लॉटिंग इन ब्लड इन इंजरी? तो ये करता है, ये काम जो है ये करता है, 39 का करेक्ट आंसर होगा, ये करता है थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट क्या करता है, ये जो ब्लीडिंग आपको कट जाता है, कहीं कट गया तो वहाँ से ब्लीडिंग होती है ना, उसको रोकने का काम थ्रोम्बोसाइट करता है। देखते हैं ना, थोड़ी देर में सूख जाता है, वहाँ से ब्लड रुकना गिरना बंद हो जाता है, वो करता है थ्रोम्बोसाइट। व्हाट आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन कॉल्ड? तो करेक्ट आंसर होगा, कार्बन और हाइड्रोजन ओनली हो तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या बोलेंगे? तो क्या उसको कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे? नहीं, इसको हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट नहीं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। करेक्ट आंसर होगा ए। बाइल सॉल्ट जो होता है, बाइल सॉल्ट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल? तो करेक्ट आंसर होगा 41 का राइट आंसर विल बी डी, ये विटामिन ए डी ई के को जो है एब्जॉर्ब करने का बाइल सॉल्ट काम करता है, ठीक है। ये जो होती हैं ये फैट सोल्यूबल होती हैं,
ठीक है, फैट सोल्यूबल होती हैं ये विटामिन ए डी ई के। इसके अलावा अगर बी सी की बात करें तो ये विटामिन जो होती हैं वाटर सोल्यूबल होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्डनेस ऑफ वाटर। तो करेक्ट आंसर होगा 42 का बी, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर द एलिमेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्डनेस ऑफ वाटर। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए divalent ion M is 2814 and atomic weight is 56, then what will be the number of neutrons in its nucleus? तो करेक्ट आंसर क्या होगा, अब इनको जोड़ो, कितना हो गया 2, 8 और 14, 24 हो गए, इधर 56 है, तो सही आंसर क्या होगा 32। 56 में से 24 घटाओगे क्योंकि ये टोटल इसका एटॉमिक वेट है और कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है 2, 8, 14। हम जानते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन का होता है जो कि बराबर होता है प्रोटॉन के। तो प्रोटॉन कितना हो गया टोटल 2, 8, 14, कितना हो गया 24। अगर और हम जानते हैं कि एटॉमिक वेट जो होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो अब हमारे पास ये दे रखा है 56 और प्रोटॉन की संख्या हमें मिल गई 24, तो हमें न्यूट्रॉन की संख्या नहीं मिल जाएगी। न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी 56 माइनस 24 यानी कि 32। करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। The most important property of a solution is 44 का करेक्ट आंसर होगा to be homogeneous। Which of the following is a triple bond element? करेक्ट आंसर 45 का डी, नाइट्रोजन जो है एक ट्रिपल बॉन्ड एलिमेंट होता है। Which subgroup of periodic table is called हेलोजन ग्रुप? तो हम जानते हैं कि हेलोजन ग्रुप किस में आता है, करेक्ट आंसर होगा 46 का बी, ये आता है 7A में आता है। ठीक है, 7A। व्हाट इज इंसुलिन केमिकली? इंसुलिन जो होता है ये काम क्या करता है, एक तो पहले जान लो कि ये पैनक्रियाज से स्रावित होता है और हमारे ब्लड शुगर लेवल वगैरह को कंट्रोल करने का काम करता है। तो इंसुलिन को केमिकली क्या बोलते हैं? करेक्ट आंसर होगा 47 का, इसको बोलते हैं पेप्टाइड। केमिकली ये पेप्टाइड होता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी? दो तरीके की एनर्जी होती है कन्वेंशनल सोर्स, जिसमें कोल, पेट्रोल, डीजल ये सब आता है। ठीक है, फोजिल फ्यूल वाली। और एक होता है नॉन कन्वेंशनल जो कि जैसे सोलार, रिन्यूएबल वाली सब। ठीक है, विंड, बायोगैस, टाइडल एनर्जी ये सब आती हैं। तो कौन सा जो है एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है? तो टाइडल एनर्जी तो बिल्कुल है, बायोगैस भी है, न्यूक्लियर पावर नहीं है, जियोथर्मल एनर्जी। तो करेक्ट आंसर होगा 48 का। एक्चुअली सभी है। न्यूक्लियर पावर भी एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। करेक्ट आंसर होगा डी, सभी हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ इंडिया? चेन्नई बिल्कुल फर्स्ट आर्टिफिशियल पोर्ट था ये तो। ठीक है, तो ये तो है ही। तूतीकोरिन भी आर्टिफिशियली ही बनाया गया है, इनोर को भी बनाया गया था, बट कोच्चि जो है एक आर्टिफिशियल नहीं है, एक नेचुरल पोर्ट है। तो करेक्ट आंसर होगा सी। इन विच स्टेट डज लिम्बू ट्राइब लिव? तो लिम्बू ट्राइब जो है ये रहती है सिक्किम में। करेक्ट आंसर होगा डी, सिक्किम। लिम्बू ट्राइब सिक्किम। कुछ फैक्ट्स टू रिमेंबर देख लेते हैं। देर आर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये सभी जानते होंगे। ठीक है, 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं एटम के, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, जो बीच वाला पार्ट है न्यूक्लियस जो है ये यहाँ पे ओनली न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ही होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रहता है, प्लम बेडेड में टाइप में। ठीक है, मतलब ऐसा रहता है कुछ स्ट्रक्चर। यहाँ पे रहेगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इधर ऐसे आउटर एरिया में इलेक्ट्रॉन रहता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। फिर आता है डैश इज फाउंड हाईएस्ट अमाउंट इन द एटमॉस्फेयर। तो अगर आप गैसेस की बात करें तो एयर जो है ये कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेस है, जिसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है 78%, फिर ऑक्सीजन है 21% के आसपास, और बाकी जो 1% के अंदर जो है आर्गन आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा और बाकी गैसेस। द मोस्ट एबंडेंट इनर्ट गैस इन एटमॉस्फेयर इज आर्गन। जो सबसे ज़्यादा इनर्ट गैस एटमॉस्फेयर में है वो आर्गन है, 0.9% है ये टोटल जो है एयर का पार्ट। द इनर्ट गैस नॉट फाउंड इन एटमॉस्फेयर इज रेडोन। रेडोन बिल्कुल नहीं पाया जाता है। इनर्ट गैस फॉर्मिंग मोस्ट कंपाउंड इज जेनोन। ठीक है, इनर्ट गैस फॉर्मिंग मोस्ट कंपाउंड इज जिनोन। द मोस्ट कंपाउंड फॉर्मिंग एलिमेंट इज कार्बन। ठीक है, द मोस्ट कंपाउंड फॉर्मिंग एलिमेंट इज कार्बन।
क्योंकि कार्बन बहुतों के साथ जुड़ता है और बॉन्डिंग बनाता है अपनी, इसीलिए ये जो है बहुत सारे कंपाउंड बनाने की क्षमता रखता है। सिल्वर इज़ कंसिडर्ड टू बी बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी करता है वो सिल्वर ही करता है। एंड सिल्वर आयोडाइड इज़ यूज फॉर आर्टिफिशियल रेन। कई बार क्या होता है कि आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए एयरक्राफ्ट का भी यूज़ होता है। एयरक्राफ्ट क्या करता है, उड़ता है हवा में और कार्टिजेस अपने विंग्स में बांध के ले जाता है और इसमें सिस्टम होता है इसको फायर करने का। तो जिस एरिया में बारिश नहीं होती है वहाँ पे ये जाके सिल्वर आयोडाइड को फायर कर देता है और वहाँ पे ये छोड़ देता है सिल्वर आयोडाइड, और ये बाद में कुछ दिनों के बाद जो है रिएक्शन वगैरह करके ये आर्टिफिशियल रेन कराता है। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज रॉट आयरन। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज रॉट आयरन, ठीक है, ये स्टार मार्क क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नेचुरल रबर पॉलीमर जो होता है वो आइसोप्रीन होता है, ठीक है, नेचुरल रबर पॉलीमर जो होता है वो आइसोप्रीन होता है। व्हाट इज़ यूज्ड इन लीड एक्यूमुलेटर बैटरी, तो सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करते हैं लीड एक्यूमुलेटर बैटरी में, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करते हैं। H2SO4 होता है ये, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। फिर आता है कोल गैस मिक्सचर किस किस चीज़ का होता है, हाइड्रोजन और मीथेन का होता है कोल गैस, ठीक है, हाइड्रोजन और मीथेन का मिक्सचर होता है कोल गैस। द प्रोड्यूसर गैस मिक्सचर ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का, ठीक है, प्रोड्यूसर गैस जो होता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का होता है। वाटर गैस जो होता है CO2 और H2 का होता है। वही अगर बात करें बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल तो ये एंथ्रासाइड कोल होता है, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से जलता है ये, ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा पर यूनिट एरिया के हिसाब से सबसे ज़्यादा इसका जो है एनर्जी निकलती है, अच्छा चलता है ये। इन LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मेजर कंपोनेंट जो होता है वो ब्यूटेन होता है। LPG का मेजर कंपोनेंट जो होता है ब्यूटेन होता है। स्टार मार्क क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्मेंटेशन, ठीक है, जो कर्ड बनता है मिल्क से, एक तो केमिकल रिएक्शन है, ये केमिकल प्रोसेस है, उसमें भी फर्मेंटेशन की वजह से होता है, करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि लैक्टोबैसिलस जो होते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं और ये क्या करते हैं, मिल्क को कर्ड बनाने का काम करते हैं। द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल इज अल्कलाइन, जो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल होते हैं वो अल्कलाइन होते हैं। लाफिंग गैस N2O को बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को, ये छोड़ दोगे तो हंसता रहेगा आदमी, नाइट्रस ऑक्साइड को N2O को लाफिंग गैस बोलते हैं। चलिए अब हमारा हो गया 82 कंप्लीट, 83 पे चलते हैं। तो पहला सवाल है व्हाट वेर द सील्स ऑब्टेन फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन मेड ऑफ, तो जो सील था, सील पे उस पे पशुपति का और तमाम तरीके का उस पे चीज़ें चिन्हित थी, तो ये सील जो था ये मेड ऑफ था किस चीज़ का, ये मेड ऑफ था स्टीटाइट का, ठीक है। इन विच लैंग्वेज अल बरूनी वॉर किताबुल हिंद इज रिटन, तो ये जो है ये लैंग्वेज यूज़ किया गया पर्शियन लैंग्वेज, ठीक है। किताबुल हिंद एक ऐसी किताब है जो कि इंडियन हिस्ट्री के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। उस समय स्पेशली मिडाइवल पीरियड के समय मोहम्मद गजनवी के साथ आया था अल बरूनी इंडिया में और किताबुल हिंद लिख दिया था। इन विच ईयर डिड रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी टेक प्लेस, तो ये म्यूटनी जो थी 1945 में हुई थी, करेक्ट आंसर होगा तीसरा का, 1946 में, सॉरी, फरवरी 1946 में रॉयल RIN की म्यूटनी यानी कि रॉयल इंडियन नेवी की म्यूटनी हुई थी, जिसमें पॉलिटिकल सपोर्ट बहुत नहीं मिला था। जैनिज्म इज़ फेमस एज पैट्रन ऑफ, तो ये जैनिज्म को पैटर्नशिप दिया था किसने, सभी ने, राष्ट्रकूटों ने भी दिया था। राष्ट्रकूट डायनेस्टी वही डायनेस्टी है जिसने एलोरा में जो कैलाशनाथ टेम्पल है ये इन्हीं के संरक्षण में बना था। कदम्बा डायनेस्टी ने भी संरक्षण दे रखा था और सोलंकी डायनेस्टी ने भी दे रखा था जैनिज्म को अपना पैटर्नशिप। विथ विच वार इज ट्रीटी ऑफ सालाबाई रिलेटेड, ट्रीटी ऑफ सालाबाई जो है ये रिलेटेड है फर्स्ट एंग्लो मराठा वार से। ट्रीटी ऑफ सालाबाई जो है ये रिलेटेड है फर्स्ट एंग्लो मराठा वार से। यूरोपियन पेंटिंग जो है इंटर द कोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्पेयर, तो सबसे इम्पॉर्टेंट था उस समय कौन, अकबर था। अकबर के समय में पेंटिंग उनकी आई थी यहाँ पे, तो बट जो मुग़ल पेंटिंग को सबसे प्रकाष्ठा पे, सबसे हाइट पे ले गया था, जेनिथ पे, वो था जहांगीर। तो लेकिन इस केस में यूरोपियन पेंटिंग जो है कोर्ट में आया था अकबर के। हु वॉज द रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत हु फिक्स्ड हाफ ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एज लैंड रेवेन्यू, तो ये करने वाला था कौन, नन अदर देन अलाउद्दीन खिलजी। बोला कि जितना प्रोड्यूस करोगे तुम लोग उसका आधा हमें दे देना, एज ए गवर्नमेंट को एज ए टैक्स दे देना, लैंड रेवेन्यू के तौर पे। विच कांग्रेस सेशन वाज प्रिसाइडेड ओवर बाई फॉरेन वुमेन, तो ये एनी बेसांत ने प्रिसाइड किया था, एनी बेसांत
फर्स्ट वुमेन थी, फर्स्ट फॉरेन वुमेन थी। तो ये जो सेशन था, ये सेशन था 8वां का आंसर होगा। 1917 एडी में सेशन हुआ था, कैलकाटा सेशन। टू विच सल्तनत रूलर द जैन सेंट जीन प्रभा सूरी रिलेटेड, तो ये रिलेटेड थे। करेक्ट आंसर होगा मोहम्मद तुगलक से संबंधित थे, मोहम्मद तुगलक। व्हेन वाज द पब्लिकेशन ऑफ मिरातुल न्यूज़पेपर स्टार्टेड इन बाई राजा राम मोहन रॉय, तो ये स्टार्ट हुआ था मिरातुल जो है 1822 एडी में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा स्टार्ट हुआ था। द मूवमेंट लॉन्च्ड बाई गांधी जी फॉर अटेनमेंट ऑफ स्वराज इन 1 ईयर वाज, तो ये जो था ये मूवमेंट था, बोला गया था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में 1 साल के अंदर जो है सरकार घुटने पे आ जाएगी और हमें स्वराज मिल जाएगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। 1922 में ये रद्द हो गया था, चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद 1920 में लॉन्च हुआ था ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंडर विच एक्ट गवर्नर जनरल वाज गिवन द पावर टू इशू ऑर्डिनेंसेस, तो ये एक्ट है 12 का सही आंसर होगा। ये एक्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 वाला जो है, इसमें गवर्नर जनरल को पावर दिया गया था कि आप ऑर्डिनेंसेस जारी कर सकते हो। जो अभी प्रेजेंटली हमारे प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, उसी टाइप का उस समय गवर्नर जनरल को दे रखा था। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज डिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज ए DPSP की तरह, इसको पार्ट 4 में रखा गया है। करेक्ट आंसर होगा 13वां का सी, एज ए DPSP रखा गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह रखा गया है। प्रिसाइजली आई थिंक 51 आर्टिकल में रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद द रेफरेंस टू कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन 1946 में आई थी, ठीक है। द मिशन रीच्ड इन इंडिया ऑन 24 मार्च 1946, बिल्कुल सही है। एंड इट पब्लिश्ड इट्स प्लान ऑन 16 मई, ये भी सही है। दिस मिशन एक्सेप्टेड द डिमांड फॉर 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये गलत है। ये सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक्सेप्ट किया था इन्होंने, तो ये गलत है। करेक्ट आंसर होगा सी। पार्ट 9 जो है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या डील करता है, किस चीज़ से रिलेटेड पार्ट 9 की बात की जा रही है, तो ये डील करता है पंचायत से, पंचायत और पंचायती राज सिस्टम वगैरह से पार्ट 9 जो है डील करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग विथ रिस्पेक्ट टू राज्यसभा, तो 16 का जो रॉन्ग होगा देख लेते हैं एक बार। आर्टिकल 80 प्रोवाइड्स फॉर द कॉम्पोजिशन ऑफ द राज्यसभा, बिल्कुल सही है। एट प्रेजेंट नंबर ऑफ राज्यसभा मेंबर्स इज 245 और मैक्सिमम 250 हो सकता है, तो एट प्रेजेंट 245 है, तो बिल्कुल करेक्ट है। द मिनिमम एज लिमिट फॉर मेंबरशिप ऑफ राज्यसभा इज 35, ये गलत है। ये यहाँ पे 30 ईयर्स होना चाहिए, ना कि 35, तो करेक्ट आंसर होगा सी। लोकसभा के लिए 25 साल मिनिमम एज है और राज्यसभा के लिए 30 साल है, तो यहाँ पे ये 30 होना चाहिए, तो करेक्ट आंसर होगा सी, जो कि गलत है। नेम द writ under which court order to produce the or release of the arrested person in case of the method or ground of arrest are not legal and satisfactory। तो होता क्या है कि जब भी आपका अरेस्ट हो जाए और आपका फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, तो आप क्या करते हो, आप कोर्ट जाते हो अंडर आर्टिकल 32, ठीक है। और यहाँ पे इस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो रिट्स जारी कर सकता है, और एक और आर्टिकल है 226 जिसके द्वारा हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो भी रिट जारी कर सकता है। तो जब भी ऐसा होता है कि किसी को कोई अरेस्ट कर लिया, चाहे वो पब्लिक अथॉरिटी हो या प्राइवेट अथॉरिटी हो, दोनों में से कोई भी, तो उस केस में एक रिट जारी करती है हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस बोलते हैं इसको, हैबियस कॉर्पस। यहाँ पे देखो ये जारी करती है, सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे तो सुप्रीम कोर्ट जारी करेगी अंडर आर्टिकल 32, और अगर हाई कोर्ट के पास जाओगे तो 226 के तहत हाई कोर्ट जारी करेगी। और इसका मतलब होता है हैबियस कॉर्पस का टू हैव द बॉडी ऑफ, कि मतलब अरेस्ट किए हो तो लाओ उस बंदे को मेरे पास पेश करो, तो करेक्ट आंसर होगा डी। ह्यूमन इज इन द फूड चेन आर, दे आर विच टाइप ऑफ, दे आर इधर प्रोड्यूसर तो हो नहीं सकते क्योंकि हम प्रोड्यूस कुछ नहीं कर सकते हैं, मतलब प्रोड्यूसर वही होते हैं जो प्लांट वगैरह हो गया जो कि एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। प्राइमरी कंज्यूमर ओनली, सेकेंडरी कंज्यूमर ओनली, तो हम लोग दोनों हैं एक्चुअली। हम क्या करते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर भी हैं और सेकेंडरी कंज्यूमर भी हैं। प्राइमरी कंज्यूमर क्या होता है, जो घास फूस खाता है, ठीक है, तो हम घास फूस तो खाते ही हैं क्योंकि हमारा सब्जी क्या है, घास फूस ही है, ठीक है। जितनी वेजिटेरियल प्रोडक्ट हैं जो हम फूड खाते हैं वो सब प्राइमरी कंज्यूमिंग में आता है। सेकेंडरी कंज्यूमर में मांस मछली, हम मांस मछली भी खाते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा दोनों, यानी कि डी। प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय इम्पीचमेंट फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिस इज डन, तो ये आर्टिकल है कौन सा, ये आर्टिकल है बी, आर्टिकल 61 के तहत
इनका जो है इम्पीचमेंट होता है अगर वो वायलेशन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि आज तक नहीं हुआ है, किसी भी प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट अभी तक नहीं हुआ है। बाई विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली एंड पौंडीचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली आर वेयर इंक्लूडेड इन द प्रेसिडेंट इलेक्टोरल कॉलेज। तो पहले क्या था कि यूटीज़ को बिल्कुल बाहर रखा गया था। इलेक्टोरल जो कॉलेज बनता है, कॉलेजियम जो बनता है, जिसके तहत प्रेसिडेंट की इलेक्शन होती है, उसमें यूटी आउट रखे गए थे। बट दो यूटी बहुत यूनिक है क्योंकि इनका खुद का लेजिस्लेटिव असेंबली है, दिल्ली और पौंडीचेरी, तो इनको ऐड किया गया था इस इलेक्टोरल कॉलेज में। तो ये कौन से अमेंडमेंट से किया गया था? करेक्ट आंसर होगा 20वां का करेक्ट आंसर होगा, ये था 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। Which southern ruler has been mentioned by the बाबर in his autobiography बाबरनामा? तो करेक्ट आंसर होगा, इन्होंने मेंशन किया है किसका? कृष्णदेव राय का, जो कि शासक था। कृष्णदेव राय बहुत इंपॉर्टेंट शासक था विजयनगर एम्पायर का। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है क्रोकोडाइल इज फाउंड इन सेलिन वाटर इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरा है श्रीव एंड तापीर आर फाउंड इन द वेस्टर्न घाट ऑफ मालाबार रीजन। ये गलत है, ये यहाँ नहीं पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर होगा वन ओनली। हु हैज़ प्रिडिक्टेड द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी विल become very essential not only in power sector but also in the life and other social uses? तो करेक्ट आंसर होगा, ये कहने वाले थे होमी जे भाभा। होमी जे भाभा को इंडियन न्यूक्लियर जो है प्रोग्राम, उसका फादर कहा जाता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ITCZ? ITCZ होता क्या है कि जो अपना 0 डिग्री इक्वेटर होता है, इसके आसपास जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बनता है, यहाँ पे क्या है, बहुत लो प्रेशर होता है और ये लो प्रेशर शिफ्ट होता रहता है फर्दर, जो इसको 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे को डोल्ड्रम कहते हैं। और ये जो शिफ्टिंग होता है ITCZ का, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। कन्वर्ज होता है बिल्कुल इक्वेटर के पास, ठीक है, जो गर्म हवाएं हैं, लो प्रेशर जो है बिल्कुल कन्वर्ज हो जाता है इक्वेटर के पास, तो इसे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बोलते हैं। आंसर होगा सी, 24 का सही आंसर होगा सी। अगला सवाल, रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है, ये किस फील्ड में दिया जाता है? रेमन मैग्सेसे अवार्ड अभी इसको जो है इसको दिया जाता है तीनों चीज़ों में, पब्लिक सर्विस में भी दिया जाता है, लिटरेचर और जर्नलिज्म में भी। जर्नलिज्म में ये NDTV के एडिटर को भी दिया गया था। कमेंट करके बताना कौन थे वो। आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। द दरगाह ऑफ शेख निजामुद्दीन औलिया इज़ लोकेटेड एट। तो ये निजामुद्दीन औलिया का जो है हज़रत निजामुद्दीन स्टेशन भी है, कहाँ पे है? दिल्ली में। करेक्ट आंसर होगा 26 का सी, दिल्ली। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज कुलाकनगदी माउंटेन पीक लोकेटेड? तो करेक्ट आंसर होगा, ये जो है ये भूटान में है। मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। तो एक तरफ है वाइल्ड लाइफ एक्ट, प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट, और इनका ईयर है। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये 1973 में आया था, बिल्कुल आया था, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। तो ये जो है दोनों जो है करेक्टली मैच्ड है। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1993 में नहीं आया था, तो हमारा आंसर होगा ए ओनली। विच कंट्री हैज़ लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ यूरेनियम? तो कजाकिस्तान जो है सबसे ज़्यादा रिजर्व रखा हुआ है यूरेनियम का वर्ल्ड में। यूरेनियम तो वैसे ऑस्ट्रेलिया के पास भी है खूब, लेकिन कजाकिस्तान ऐसी कंट्री है जो कि सेंट्रल एशियन कंट्री है और ये सबसे ज़्यादा जो है यूरेनियम का रिजर्व रखी हुई है। द ओरिजिन ऑफ रिवर गोदावरी इज़, गोदावरी जो नदी है वो निकलती है कहाँ से? वो निकलती है, करेक्ट आंसर होगा 30 का, नासिक डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, नासिक डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्लूडिंग चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन इज, टोटल नंबर जो होता है ये होता है 31 का सही आंसर होगा 5 होता है। और ये फाइनेंस कमीशन अंडर आर्टिकल 280 के तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है हर 5 साल में इसको करते हैं, फॉर्म करते हैं। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में मिनरल है और लिस्ट 2 में वो कौन से रीजन में पाए जाते हैं? तो हम जानते हैं कि कॉपर जो है वो खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान में पाया जाता है। कोल जो है, कोल कहाँ पाया जाएगा? धनबाद, जवार, नौमुड़ी। तो कोल जनरली हम जानते हैं कि धनबाद में खूब होता है, ठीक है, धनबाद। जिंक, आयरन ओर, तो इन दोनों को मैच करना है। 32 का सही आंसर क्या होगा? 32 का सही मैच होगा ए का 2, आयरन ओर जो है नौमुंडी, और बी का होगा 3, ठीक है, सी का होगा 4 जवार, जिंक जो है जवार, और डी का होगा खेतरी। करेक्ट मैच होगा बी, 32 का करेक्ट मैच होगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन द ट्रांस हिमालयन रीजन?
तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 33 का करेक्ट आंसर विल बी झंस्कार। झंस्कार जो है ये लेह के भी ऊपर है। झंस्कार रेंज जो है लेह के भी ऊपर है और उधर ही पड़ता है झंस्कार वैली। झंस्कार नदी भी बहती है उधर। तो ये जो है ट्रांस हिमालयन रीजन का जो है में लोकेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक और फीचर ऑफ द कैपिटलिस्ट फॉर्म? कैपिटलिस्ट तरीके का जो इकोनॉमी होता है उसमें मार्केट बहुत प्रीडोमिनेंट होता है। प्रोडक्शन फॉर द मार्केट बिल्कुल सही है। प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ये भी सही है। कंटिन्यूअस एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 34 का करेक्ट आंसर होगा सी, तीनों सही है। ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है? एक तो प्रोडक्शन होता है फॉर द मार्केट, मार्केट वहाँ पे सब कुछ कंट्रोल करता है। कहता है कि आप डिमांड एंड सप्लाई पे छोड़ दीजिए, प्राइसेस डिटरमाइन हो जाएंगे, मार्केट में लेके आओ। प्राइवेट ओनरशिप भी होती है क्योंकि लोग प्राइवेट कंपनियाँ खोलते हैं, प्राइवेट ओनरशिप से कमाते हैं, वहाँ से प्रोडक्शन करते हैं। और कंटिन्यूअस एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल होता रहता है, जैसे अंबानी, अडानी, ये सब चीज़ें देख सकते हो। 1 किलोवाट आवर कितने के बराबर होता है? 1 किलोवाट आवर जो होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। करेक्ट आंसर होगा 35 का सही आंसर होगा ए। इन ए कॉन्वेक्स लेंस में व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड पोल ऑफ द लेंस द इमेज फॉर्म्ड इज। तो ऐसे केस में इमेज कहाँ बनेगा? अगर आप कॉन्वेक्स लेंस लिया, कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस तरीके का लेंस होता है। ठीक है, इस तरीके का लेंस कन्वेक्स लेंस कहते हैं। यहाँ पे क्या किया आपने? यहाँ पे क्या किया? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड पोल। ठीक है, पोल और फोकस के बीच में रखोगे तो इमेज कहाँ बनेगी? इमेज बनेगी इसकी 36 का सही आंसर होगा ए, इमेजनरी बनेगी। इमेज फॉर्म जो होगा इमेजनरी होगा और इरेक्ट होगा। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। ठीक है, कोई भी चीज़ में पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी उसको अगर पोजीशन चेंज कर दोगे। तो जैसे मान लो किताब है, किताब को मैं हाइट दे दूँ, ऊपर उठा दूँ, तो छोड़ूंगा तो उसमें क्या है? पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ये इन एन ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन द अर्थ कितनी होती है? तो ये जो अर्थ पे रखोगे तो बिल्कुल जीरो होगी, क्योंकि हाइट के हिसाब से बढ़ती है। अगर आप अर्थ पे रख दोगे किताब को तो उसमें जीरो पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन वही उसको हाइट उठा दो, 10 मीटर ऊपर कर दो तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा ए, 0। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग आइडियल गैस? आइडियल गैस के रिगार्डिंग कौन सा ट्रू नहीं है? तो सीधा आंसर बताता हूँ, 38 का सही आंसर होगा सी, देयर इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मोलिक्यूल्स। आइडियल गैस में नहीं होता है, मोलिक्यूल्स के बीच में फोर्स अट्रैक्शन नहीं होता है, इसीलिए इसे आइडियल गैस कहते हैं। फ्री रहते हैं, बिल्कुल फ्रीली घूमते रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि देखिए कोई से भी आप ले लो गैस, उसमें क्या होता है? मोलिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे मोलिक्यूल से बने होते हैं ये गैस। ठीक है, और इनमें जो है इनकी जो अट्रैक्शन की क्षमता होती है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं ये। ठीक है, बट आइडियल गैसेस में नहीं होता है। आइडियल गैसेस में भी होता है और ये गलत है। देयर इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, नहीं होता है। ठीक है, इसमें नहीं होता है। हाउ मेनी वोल्ट्स एंड हर्ट्ज इज द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड इन होम्स? तो होम्स में जनरली आप देखते हो कि 50 हर्ट्ज होता है और 220 वोल्ट होता है सप्लाई। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 39 का। ये तो किसी भी इक्विपमेंट पे देखोगे ना, होम्स वाले पे, तो आपको मिल जाएगा। 220 वोल्ट की सप्लाई होती है और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दी जाती है। तो करेक्ट आंसर होगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया ऑफ द स्टोमक? तो हम जानते हैं कि सल्फ्यूरिक, करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ये हमारे स्टोमक में होता है और किसी तरीके की बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है ये। इसलिए आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी खाना खाते हो, ख़राब भी, सड़ा गला भी, तो पच जाता है कई बार, बट कई बार ख़राब भी हो जाता है क्योंकि HCl का बैलेंस उतना गड़बड़ हो गया मान लो आपकी बॉडी में। व्हाट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द ओवूल एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन? तो ओवूल के फर्टिलाइजेशन की वजह से क्या बनता है? तो करेक्ट आंसर होगा 41 का सीड बनता है, सीड। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा सीड। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ इंजन इज? हम जानते हैं कि इंजन का जो स्पीड होता है उसको मेजर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं टैकोमीटर, कि कितने स्पीड पे, कितने RPM पे काम करता है टैकोमीटर। ठीक है, रोटेशन पर मिनट होता है इसमें और इसे टैकोमीटर कहते हैं। करेक्ट आंसर होगा डी, इंजन की स्पीड को मेजर करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग विल, जनरली आप देखोगे ना कि RPM कहाँ रहता है? RPM आप देखोगे तो आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में RPM मिलेगा आपको, है ना, जितने भी मशीन है उसमें RPM आपको दिखता है और वो टैकोमीटर से मेजर किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट? स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट को ही टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो कौन सा है इसमें जो टिंडल इफेक्ट देगा? जैसे कि आप एक गिलास दूध लो, उसमें आप टॉर्च मारो तो
जो लाइट स्कैटर्ड हो जाती है, जिसे उसे हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो इस हिसाब से करेक्ट आंसर होगा एक्वस सोल्यूशन ऑफ स्टार्च में जो है टिंडल इफेक्ट देखने को मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, करेक्ट आंसर होगा 44 का करेक्ट आंसर होगा वन ओनली, दैट इज एमिनो एसिड इज नॉट अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बाकी स्टार्च भी है और शुगर भी है। एनर्जी लेवल ऑफ ऑर्बिटल्स, एनर्जी लेवल ऑफ ऑर्बिटल की बात करें तो ये जो है ये इंक्रीज होता है एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है। एनर्जी लेवल ऑफ ऑर्बिटल जो होता है ये न्यूक्लियर हो गया, मान लो आपका एलिमेंट लिया आपने, एटम लिया और यहाँ पे न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अगर आप इसके बाहर बढ़ते जाओगे तो जो ऑर्बिटल बढ़ते जाओगे तो जितनी दूर जाओगे उतना ही जो है इसका जो है एनर्जी लेवल जो है बढ़ता जाएगा, इंक्रीज एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिपेंड, तो ये डिपेंड करता है, करेक्ट आंसर होगा 46 का, ये डिपेंड करता है ऑन बोथ द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ लाइट, किस क्वालिटी की लाइट आ रही है और कैसी क्वांटिटी है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिससे प्लांट जो है अपना फूड बनाते हैं। उसमें क्या होता है कि सनलाइट से वो अपना CO2 यूज़ करके, ठीक है, CO2 को यूज़ करके वो क्या करते हैं, खाना बनाते हैं अपना और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म दैट मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम रेडिएशन एनर्जी ऑफ सन आर कॉल्ड, करेक्ट आंसर होगा 47 का बी, प्रोड्यूसर, ठीक है। ऑर्गेनिज्म दैट मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम द रेडिएशन एनर्जी ऑफ द सन, प्रोड्यूसर कहते हैं। जैसे कि जितने भी प्लांट हैं वो सब प्रोड्यूसर हैं, ठीक है। क्या करते हैं वो प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं रेडिएशन ऑफ एनर्जी यानी कि सन के लाइट्स को यूज़ करके, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा प्रोड्यूसर। कंज्यूमर क्या होते हैं, कंज्यूमर होते हैं जो कि प्रोड्यूसर को खा जाते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि हिरन जो घास फूस खाती है, घास फूस क्या कर रहा है, अपना एनर्जी बना रहा है, प्रोड्यूसर है वो, पेड़ पौधे खा रही, पत्ते चढ़ गई तो क्या हो गई, कंज्यूमर हो गई। और सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, जैसे हिरन को कोई खा गया, बाघ खा गया, तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा। जियोपोरिया कमिटी इज रिलेटेड टू, करेक्ट आंसर होगा गोइपोरिया कमिटी इज रिलेटेड टू, करेक्ट आंसर होगा 48 का, ये रिलेटेड है बैंक सेक्टर से, बैंक सर्विस से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का अच्छा एग्जांपल है इसमें कौन सा, तो एक्साइज टैक्स भी है, इसमें कस्टम ड्यूटी भी आता है, इसमें सेल्स टैक्स भी है। वेल्थ टैक्स जो है ये एक डायरेक्ट टैक्स है ना कि इनडायरेक्ट टैक्स है, तो करेक्ट आंसर होगा सी 1, 2 एंड 4। अब देखते हैं आखिरी सवाल इसका, इन बोथ प्राइसेस एंड मॉनिटरी income are halved in given time period, what will be the effect on real income? If both prices and monetary income are halved in the given period, what will be the effect on real income? तो real income जो होगा उसका अनचेंज रहेगा। अगर प्राइस को भी आधा कर दिया जाए और मॉनिटरी इनकम को भी आधा कर दिया जाए तो आपका इनकम जो है सेम रहेगा, ठीक है। रियल इनकम जो है सेम रहेगा, रियल इनकम, मॉनिटरी इनकम तो अलग हो गई, रियल इनकम जो है सेम रहेगा। एक इकोनॉमी का सवाल है। अब देखते हैं फैक्ट्स टू रिमेंबर में, देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें नंबर 1 वाला है प्रोटियम, दूसरा वाला जो है ड्यूट्रियम है और तीसरा जो है ट्राइटियम है। व्हाट इज यूज्ड टू रिवाइव कलर्स ऑफ ओल्ड ऑयल पेंटिंग, करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है इट इज़ फाउंड इन हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ह्यूमन बोन्स, कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है इट इज़ फाउंड इन हाईएस्ट अमाउंट इन ह्यूमन बोन्स। डैश इज नोन एज द फूड्स गोल्ड और फॉल्स गोल्ड, फूल्स गोल्ड या फिर फॉल्स गोल्ड, रोल्ड गोल्ड जिसे भी बोलते हैं, आयरन पायराइट को बोलते हैं। ये सोने जैसा दिखता है बट सोना होता नहीं है। क्विक सिल्वर इज नोन एज मरकरी, मरकरी को क्विक सिल्वर भी बोलते हैं। विच इज़ मेनली यूज्ड इन मोबाइल फोन्स बैटरीज, तो लिथियम आयन बैटरी यूज़ करते हैं जो कि चाइना बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है इसका, हमारे पास इसका प्रोडक्शन का लिमिटेशन है, इतने ज़्यादा नहीं है हमारे पास नोडल्स। परमानेंट मैग्नेट्स आर मेड फ्रॉम स्टील, परमानेंट मैग्नेट जो होते हैं स्टील के बनाए जाते हैं। टेम्प्रोरी मैग्नेट बनाए जाते हैं सॉफ्ट आयरन के, ठीक है, हमेशा याद रखना। परमानेंट आयरन जो मैग्नेट बनता है स्टील का बनता है और टेम्प्रोरी मैग्नेट जो बनता है वो सॉफ्ट आयरन का बनता है। अब देख लेते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को प्रॉपर्टी एक तरफ है, दूसरी तरफ फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या होता है उसमें, और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है। सबसे पहले बात करें साइज ऑफ एटम, तो अगर फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाओगे तो ये इंक्रीज होता है साइज ऑफ एटम, और वही अगर लेफ्ट टू राइट जाओगे तो डिक्रीज होता है, ठीक है। फिर आता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स की बात करें अगर फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाओगे तो इंक्रीज होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, और वही अगर लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है डिक्रीज होता है।
आयनाइजेशन एनर्जी जो है डिक्रीज होता है टॉप से बॉटम में आओगे तो, और वही अगर लेफ्ट से राइट जाओगे तो इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है डिक्रीज होता है टॉप टू बॉटम में आओगे तो, और इंक्रीज होता है जब लेफ्ट टू राइट जाओगे तो। ये कुछ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी के ऊपर है कि अब अगर ऊपर से नीचे आओगे तो क्या होगा और लेफ्ट से राइट जाओगे तो क्या होगा। नेचुरल एसिड देख लेते हैं। लेमन जो होता है इसको सिट्रिक एसिड कहते हैं, ऑरेंज को सिट्रिक एसिड भी ही कहते हैं, टामरिंड को टार्ट्रिक एसिड कहते हैं, टामरिंड जो इमली होती है। ग्रेप्स में भी टार्ट्रिक एसिड होता है, कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, टोमेटो में ऑक्सेलिक एसिड होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका बॉडी को के इम्यूनिटी के लिए, रेडिकल्स को मारने के लिए, फ्री रेडिकल्स को। एंट स्टिंग में होता है मेथानोइक एसिड, इसलिए अब चींटी काटती है ना तो वहाँ पे अजीब सा दर्द होने लगता है। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ 83rd। 84 एंड बियॉन्ड अगले वीडियो में देखेंगे। बाय बाय।